था ना ये क्वर्की सीन, एंड आपको लगता होगा कि ये कोई लो बजट का यूट्यूब वीडियो है, तो लेट मी क्लियर दिस अप। ये 32 करोड़ की फिल्म का सीन है, जिस फिल्म की स्टारर कास्ट थी अमिताभ बच्चन, संजय दत्त एंड राणा दग्गुबाती। जिस फिल्म को डायरेक्ट किया था राम गोपाल वर्मा। ये राम गोपाल वर्मा के लिए 32 करोड़ का एक एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि यहाँ उन्होंने बॉडी माउंट कैमरा रिग्स का यूज किया। Guys, in my opinion, to very expressionist cinema. What is expressionist cinema? I think this is way I would like to express. This is how I will make film. This is how I will tell a story. This is how I will use the camera. So it becomes an extension of one's personality. कैसे उन्होंने GoPro बॉडी पर माउंट किया, एंड ये नॉर्मल फिल्म मेकिंग में बिल्कुल भी काउंट नहीं होती, क्योंकि फिल्में ऐसी नहीं बनती है। इसीलिए इस फिल्म के एक्टर्स भी कंफ्यूज थे सेट के ऊपर कि आखिरकार हो क्या रहा है। मैं उसको देखूं कि इसको देखूं बिल्कुल आपने सही कहा। 5D कैमरा मेरे को भी समझ में नहीं आया पहले 3 दिन, क्योंकि मैं यूज टू नहीं हूँ। मैं यूज टू ये कैमरा हूँ। ये कैमरा यहाँ मुंह पे आ जाता तो मैंने भी बोला ये क्या हो गया यार, यहाँ और यहाँ और यहाँ। एंड इस फिल्म के रिलीज होने के बाद में संजय दत्त एंड राम गोपाल वर्मा के बीच में बहुत बड़ा क्लैश हुआ, क्योंकि फिल्म बैडली फ्लॉप थी, रिव्यूज एक्सट्रीमली नेगेटिव थे। पिछले 100 सालों में हिंदी फिल्में जितनी बनी हैं उनमें वाहियात फिल्मों की कोई लिस्ट बने तो उसमें से ये फिल्म आएगी। और राम गोपाल वर्मा को अब और फिल्म नहीं बनानी चाहिए, मतलब प्लीज प्लीज प्लीज। बेसिकली राम गोपाल वर्मा ने यहाँ रॉग मेथोडोलॉजी का यूज किया है, जहां उन्होंने ट्रेडिशनल कैमरा वर्क को साइड लाइन करके अपने एंगल्स क्रिएट करे, क्योंकि नॉर्मल लो एंगल ऐसा नजर आता है जहां कैरेक्टर डोमिनेटिंग दिखाई देता है, बट राम गोपाल वर्मा के लो एंगल्स ऐसे नजर आते हैं जहां पता नहीं चलता कि आखिरकार कैरेक्टर क्या शो करना चाहता है। That is called RAW methodology. What is rogue? Over the years, we have learned this is what cinema is. There's a tradition and we have to follow. Now, in this, you completely, it's not about bending it, it's not about changing it, it's just destroying, just throwing it on the bin. That is how the department has been shot. अब ये मेथोडोलॉजी कितनी ज्यादा अजीब है, इसे आप स्नोरी कैम के जरिए समझो, क्योंकि वहां पे भी कैमरा माउंट किया जाता है बॉडी के ऊपर, जो कि बहुत से फिल्म मेकर यूज करते हैं। बट राम गोपाल वर्मा का स्नोरी कैम अलग इसलिए क्योंकि वो पहले कैमरे को गिम्बल पर माउंट करते हैं, फिर गिम्बल को एक्टर के हाथों में देते हैं। यहाँ प्रॉब्लम यही है कि राम गोपाल वर्मा के स्नोरी कैम का कोई मीनिंग नहीं है। वहीं दूसरे फिल्म मेकर स्नोरी कैम का यूज तब करते हैं जब उन्हें अपने कैरेक्टर का स्टेट ऑफ माइंड ऑडियंस तक कन्वे करना हो। हर शॉट का एक मीनिंग होता है सिनेमा के अंदर, ना कि कप एंड ग्लास के अंदर बस कैमरा रख दो। और ये जो कैमरा कहीं पे भी रखने की आदत है, ये रामू की बहुत पुरानी आदत है, जिसे हम पहले की फिल्मों में भी देख सकते हैं बट नोटिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो सम पोर्शन पर इस टाइप के कैमरा एंगल्स का यूज करते हैं। बट धीरे धीरे उनका ये पागलपन बढ़ता गया एंड ही डिसाइड कि अब मैं कैमरा वर्क के साथ में एक्सपेरिमेंट करूंगा, जो एक्सपेरिमेंट उनका 5 साल चला। एंड इसकी शुरुआत उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट राम गोपाल वर्मा की आंख से की। वो अपने एक्सपेरिमेंट में किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पीओवी बना देते कैमरे के थ्रू, जैसे यहाँ हमें बॉल का पीओवी देखने को मिलता है। कभी कभी तो उनके कैमरा एंगल्स एक्टर्स के चेहरे के इतने करीब चले जाते थे जिन्हें हम एक्सट्रीम क्लोजअप भी नहीं कह सकते। राम गोपाल वर्मा के साथ में एक रेस्ट्रिक्शन था, फिल्म कैमरा। फिल्म कैमरे बहुत एक्सपेंसिव एंड बल्की होते हैं, जिनसे बहुत से ऐसे एंगल्स होते हैं जो पुल ऑफ नहीं कर सकते। एंड तब राम गोपाल वर्मा के सामने आए DSLR. But what I find fascinating about it, it gives you angles and movements which are not possible with a conventional camera, including the red and Alexia. You can literally, the director can imagine any shot and it is possible to do that. Actually, what the bigger part is about this, it changed the complete language of cinema for me. अब इस बंदे के पागलपन को समझो कि DSLR को यूज करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म बना दी तेलुगु में, जिस फिल्म को उन्होंने 6 दिन में 7 क्रू मेंबर्स के साथ में शूट किया। और ये छोटी फिल्म नहीं थी, इस फिल्म में रवि तेजा, प्रकाश राज और ऐसे बहुत से चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें आप जानते हो। एंड इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें समझ आया कि जो मुझे एक्चुअली में चाहिए वो सिर्फ DSLR ही दे सकता है, क्योंकि राम गोपाल वर्मा शायद ऐसे डायरेक्टर है जिनकी 1 साल के अंदर 2 या 3 फिल्में रिलीज होती हैं। People think I work too fast or I make too many films without working hard on them, and I don't take enough time to make the project. But which I think is wrong, because the longest time I've ever taken in my career to shoot, the number of days and the maximum money I spent is Department and Aag, and both of them are super flops, probably the biggest flops of my career in terms of costing and time wise. अब DSLR उन्हें बहुत सी लिबर्टी देता है, जिसमें सबसे पहले आता है DOP का फिल्म के अंदर ना होना।
डीओपी मींस डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफर, यानी कि सिनेमेटोग्राफर। जो फिल्म का विजुअल क्रिएटर होता है, वो कैमरा एंड लाइट को कंट्रोल करके डायरेक्टर के विजन को स्क्रीन पर लाता है। वो फ्रेमिंग, एंगल, मूवमेंट और लाइटिंग डिसाइड करता है ताकि सीन का मूड एंड इमोशन सही तरीके से कन्वे हो सके। पर डीएसएलआर के बाद में राम गोपाल वर्मा ने अपने सेट के ऊपर से डीओपी को हटा दिया। अब उनके लाइट एंड फ्रेमिंग कहीं से भी और कुछ भी हो सकती है। और उस टाइम पीरियड में बनाई गई फिल्मों के अंदर आपको हार्श लाइट, वियर्ड एंगल एंड अजीब अजीब चीजें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि सेट के ऊपर कोई डीओपी ही नहीं था जो फ्रेम और एंगल डिसाइड करता। अगर सेट पर कुछ था तो वो थे सिर्फ और सिर्फ डीएसएलआर, वो भी 1 या 2 नहीं 5, जो एक्टर को अलग अलग एंगल से कैप्चर करते थे। एंड इसमें एक्टर के पास भी एक बहुत बड़ी लिबर्टी होती थी कि वो कहीं भी फ्रेम के अंदर मूव कर सकता है, क्योंकि हर एंगल से वो कैप्चर हो रहा है। You're not aware of where the camera has been placed. Because Ramu has about 7-8 cameras and they're in all kinds of different places and none of them can be seen because there are 8 of them and it catches every area, so you can't see the operator, you can't see the lights, and it's natural light. So you actually don't know which camera you're working for. So I think it gives me a lot more freedom. और 5 कैमरा होने की वजह से कोई क्लैपर बोर्ड भी नहीं था। क्लैप का काम ये होता है कि एडिटर को ये बताना कि कौन सा शॉट ओके है, फाइनल एडिट में उसे डालना है। बट यहाँ सारे ही शॉट ओके थे, सब कुछ फिल्म में डाल दो। जैसे उन्होंने 5 मिनट के सीक्वेंस के लिए 4800 शॉट्स कैप्चर किए। अब नॉन फिल्म मेकर के लिए इस नंबर को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो अगर आप डिपार्टमेंट देखोगे तो उसके 1 मिनट के सीन के अंदर आपको हर 10 सेकंड में एंगल चेंज होता हुआ नजर आएगा और हर बार एक नया एंगल आपको देखने को मिलेगा। कोई भी एंगल वापस से रिपीट नहीं होगा। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक्टर को सारी दिशाओं से शूट किया गया है। ऐसी फिल्मों को नॉर्मल एडिटर एडिट भी नहीं कर सकता, इसीलिए फिल्म स्कूल के स्टूडेंट्स को राम गोपाल वर्मा ने हायर किया एंड ऐसी फिल्मों को एडिट करवाया। Now even the editing, here there are 6 editors working simultaneously on 6 Mac Pro computers. बेसिकली राम गोपाल वर्मा ने फिल्म स्कूल के स्टूडेंट्स को पिक किया और कहा जाओ शूट करो और बाद में इसे एडिट करके एक फिल्म बना दो। एंड शायद इसीलिए इस फिल्म के अंदर ऐसे बहुत से सीन थे जहां कैमरामैन कंप्लीटली विजिबल है, भले फिर वो उसकी शैडो हो या हाथ। बट राम गोपाल वर्मा जीनियस तो है, क्योंकि उन्हें बहुत साल पहले ही समझ आ गया था कि DSLR is the future. I honestly believe the DSLR camera, the Canon 5D and anything like in that arena is eventually going to completely take over the industry. I have no doubts about that. एंड ऑलमोस्ट उनकी ये बात सच भी है, क्योंकि आप, मैं और ऐसे बहुत से इंडी फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म को DSLR से ही बनाते हैं। एज यूजुअल वो चीप होता है एंड इजी होता है। एंड DSLR सिर्फ राम गोपाल वर्मा या इंडी फिल्म मेकर्स तक ही सीमित नहीं है, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के अंदर भी DSLR का यूज बहुत आम बात है, बट सम पोर्शंस के लिए, ना कि कंप्लीटली एक पूरी फिल्म बना दो। बट राम गोपाल वर्मा क्यों फेल हो गए, इस बात को हम एक छोटे से डायरेक्टर की छोटी सी फिल्म के जरिए समझेंगे, क्योंकि उस डायरेक्टर का इन्फ्लुएंस टैरेंटिनो से लेकर स्कॉर्सेसी तक रहा है। एंड उनकी फिल्म का ये एक पर्टिकुलर सीन, Ne bouge pas ou je te brûle. जब मैंने फर्स्ट टाइम इस सीन को देखा था तो मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने जल्दी से फिल्म को पीछे किया और दोबारा इस सीन को देखा और तब मुझे समझ में आया कि ये डायरेक्टर का एक स्टाइल है क्राइम को दिखाने का। इस फिल्म का नाम है ब्रेथलेस, जिसे डायरेक्ट जून-लुक गोडार्ड ने किया है एंड यही वो डायरेक्टर है जिन्होंने फ्रेंच न्यू वेव की शुरुआत की। एंड ये फिल्म बहुत ही ज्यादा क्लासिक मानी जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ से ही जंप कट की शुरुआत भी हुई। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे भी गोडार्ड ने राम गोपाल वर्मा की ही तरह इरप्टेड सीन आपको दिखाया, बट पूरी फिल्म उसी तरीके से आपको नहीं दिखाई, बल्कि एक पर्टिकुलर वायलेंस वाला सीन आपको उस तरीके से दिखाया। बट यही सेम चीज राम गोपाल वर्मा ने नहीं की। उन्होंने अपने कैमरा एंगल्स को कोई ग्रामर नहीं दी, उन्हें जहां सही लगा उन्होंने वहां उसे यूज कर लिया विदाउट एनी मीनिंग। और ये बात राम गोपाल वर्मा को भी अब समझ आ चुकी है। By quoting Alfred Hitchcock said in 1964, technique can only elevate content, it cannot carry it. I remember that line and I connected it to all the bizarre camera work I did in department. अर्थात फिल्म की जो टेक्निक होती है वो कंटेंट को बेटर बनाती है, बट आगे नहीं बढ़ाती, क्योंकि जो नॉर्मल ऑडियंस होती है जिन्हें फिल्म एंजॉय करना है वो फिल्म की टेक्निकलिटीज नहीं देखती है, वो बस इतना देखती है कि मजा आ रहा है या नहीं। अब हम थोड़ी सी फिक्शनल बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कैसे हो सकता था,
तो कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास में, जिसमें पहले नंबर पर आता है एंगल्स को ग्रामर देना। इस टाइप के शॉट अगर पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज किए जाते हैं तो इट वुड बी बेटर। सेकंड, एक्सपेरिमेंट कभी भी मसाला सिनेमा में नहीं होता। मसाला सिनेमा का अपना एक फॉर्मेट होता है, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आर्ट हाउस की फिल्म बनाओ। थर्ड, हमेशा प्री प्रोडक्शन में प्लानिंग के साथ सेट के ऊपर पहुंचो। बट एक और चीज है जो राम गोपाल वर्मा के क्रेजी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, जिसे हम कहेंगे शिवा, सत्या एंड रंगीला। ये ऐसी फिल्में थी जो उस समय नॉर्मल कमर्शियल फिल्म्स के अंदर नहीं बनाई जाती थी, बट राम गोपाल वर्मा ने ऐसी फिल्मों को बनाया और उस हाइट पर पहुंचे जिस हाइट की वजह से हम उन्हें दी राम गोपाल वर्मा कहते हैं।